नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में गुप्त काल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुप्त काल का एक पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे कि जो सारी प्लेलिस्ट बनी उस सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और रिवीजन करिएगा। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष से जारी। लगातार मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। अगर देखिए जैसे आप पढ़ाई में टाइम लगा रहे हैं, आपने किसी एग्जाम की तैयारी की, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे, मान लीजिए आप 2 से 3 घंटा पढ़ रहे या 4 से 5 घंटा पढ़ रहे, जितना भी पढ़ रहे, लेकिन अगर आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे तो टाइम तो आपका बर्बाद हो रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर रहे हो। अगर आप पढ़ने में बैठे, बहुत सारी चीज़ें, पार्टी और भी बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको लग रहा है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उतने पूरे 100% तरीके से नहीं पढ़ रहे कि जिस तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो फ़ायदा क्या है, आप लाइफ की अदर चीज़ें भी मिस कर रहे हैं, इधर पढ़ाई भी नहीं प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की, तो 100% उस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और आज तैयारी ना सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होती, तैयारी स्मार्ट वर्क से होगी। स्मार्ट तरीके से पेपर पैटर्न देखिए, पेपर का एनालिसिस करिए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन पूछे जाने की क्या संभावना है। इस तरीके से पढ़ाई होती है और हमें मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं करनी, मेहनत हमें उन बच्चों के अकॉर्डिंग करनी है जिनके साथ आपको कंपटीशन है। ऐसा तो नहीं आपका खुद से खुद का कंपटीशन नहीं है, आपके साथ में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, हो सकता है आप 2 से 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, वो बच्चे 8 से 10 घंटे पढ़ और लगातार पढ़ रहे हैं। तो आपको उसी तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन आपका सिर्फ आपसे नहीं है, लाखों बच्चों से है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करा रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है, सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है आपका रिवीजन, और दूसरा कॉन्फिडेंस। अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मुझे क्वेश्चन के सारे आंसर आ जाएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आते होंगे तो भी आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एग्ज़ाम वाले दिन तक लग रहा होगा पता नहीं एग्ज़ाम दें ना दें, पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आती हुई चीज़ें भी आप गलत करके आएंगे। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा सिर्फ रिवीजन से और प्रैक्टिस से। इसीलिए थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं सारे पॉइंट 1 लाइनर फॉर्म में लेके आऊँ जो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। इस पूरे सीरीज को देख कर जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बस मेहनत करिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज बोला जाता था? कविराज बोलते थे समुद्रगुप्त, क्योंकि एक मुद्रा उसमें समुद्र की क्या वीणा बजाते हुए अंकित है, इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने बोला था? विंसेंट स्मिथ ने बोला था। स्कंदगुप्त को एक सक्रोपाम बोला जाता था। कहोम स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख में एक उल्लेख है कि स्कंदगुप्त के सक्रोपाम नाम का उल्लेख है। सक्रोपाम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसने क्या किया था? शकों को पराजित किया था। हर नाम, हर उपाधि किसी न किसी वजह से दी जाती है। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि। फानयान और हेनसा किनके शासन काल में आए थे? फानयान चक्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आए थे, जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्कस निकेटर का राजदूत था। सेल्कस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नेर्याका। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की युद्ध किसके साथ लड़ा था? राजा पोरस के साथ। कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था तो उस टाइम पर मगध का शासक कौन था? घनानंद था। इसी घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? महापद्मनंद, जिसने क्षत्रप की उपाधि भी धारण की थी। ऐसे आपको पॉइंट रटे होने चाहिए हर एक टॉपिक के। धन्वंतरी किसके प्रसिद्ध चिकित्सक थे और किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिन्हें 9 रत्न के नाम से जानते थे।
जैसे आपके आर्यभट्ट, कालिदास, बारामीर, धन्वंतरी, ये सब क्या थे? प्रमुख विद्वान थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। गुप्त काल में पूछेगा तो नौरत्न किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगर मुगल काल में पूछेगा तो अकबर के दरबार में नौरत्न रहते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। अभी तक जैसे बहुत सारे मुगल आए, लेकिन मुगल वंश की प्रॉपर स्थापना कौन करेगा? बाबर करेगा। इससे पहले जैसे दिल्ली सल्तनत का काल आएगा। दिल्ली सल्तनत का काल एक लिमिटेड क्षेत्र में सीमित रहेगा। पूरे मुगल वंश का विस्तार कौन करेगा? बाबर करेगा। जैसे हमारा भारत हमारा बनता बिगड़ता रहा है। जैसे मगध काल में अशोका के टाइम उसने लगभग संपूर्ण भारत में एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, संपूर्ण भारत में शासन का प्रयास किया। उसके बाद बहुत सारे राजा आए, लेकिन संपूर्ण भारत का एकीकरण नहीं कर पाए। इसके बाद अकबर आएगा। अकबर लगभग संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा। इसी तरह से हमारा भारत क्या होता है? बनता बिगड़ता रहता है। कभी एकीकरण हो जाएगा, कभी कभी छोटे छोटे राज्यों में उदय होगा, कभी इस तरीके से। तो हमारा भारत कोई एक नहीं है, इसका हमेशा से बनता बिगड़ता रहा है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? गुप्त काल की शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। वर्तमान की हमारी शासन प्रणाली कैसी? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का तात्पर्य क्या होता है? हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका पद वंशानुगत न होकर कैसा होगा? निर्वाचन द्वारा होगा। जैसे हमारे यहाँ का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय बाद होता है? 5 वर्ष बाद। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। अभी हाल ही में आपका राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम हिस्ट्री में पॉलिटिक्स में पढ़ानी, आपको सेलेक्ट होना है। जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। इन क्लासों में आपको करंट के, स्टैटिक, जीके की बहुत सारे पॉइंट बताने की कोशिश करते हो। उनकी अलग सी क्लासेस तो चल ही रही है, लेकिन इन सारी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ बार बार सुनते हैं ना तो हमें जल्दी याद हो जाती है। गुप्त कला का सर्वोच्च मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है गुप्त काल का सर्वोच्च मंदिर है। गुप्त काल के कुछ और मंदिर हैं, जैसे कौन से? भीतर गांव का मंदिर है जो यूपी के कानपुर में स्थित है। ललितपुर का मंदिर है जो गुप्त काल का मंदिर है। ये कैसे बना था? तो लाल ईंटों का प्रयोग करते थे गुप्त काल में। गुप्त काल में कला जो सर्वोच्च कला थी, एक गांधार शैली आती है। गांधार शैली का बहुत ज़्यादा मूर्तिकला में विकास हुआ था। अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? अजंता की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में कुछ हिंदू धर्म से जुड़ी हैं, कुछ जैन धर्म से जुड़ी हैं, कुछ बौद्ध धर्म से। लेकिन 16, 17, 19 ये गुफाएं क्या हुई थी? गुप्त काल में इनका निर्माण हुआ था। अमरकोश के लेखक है अमर सिंह। अमर सिंह किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नौरत्न के रूप में रहते थे। इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी अमरकोश। लेखक कौन है? अमर सिंह। गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया था? 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को कब प्रारंभ किया था? राजयौवन की स्मृति, जैसे जिस साल उसने राज्य को ग्रहण किया था उसके अगले वर्ष स्मारक के रूप में उसने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। नागरिकों का क्रमिक पतन किसके काल की महत्वपूर्ण व्यवस्था है? गुप्त काल के। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश। गुप्त वंश ने क्या किया? मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा क्या करे थे? ग्राम अनुदान में दे रहे थे। बहुत सारे गांव दे देते थे दान में। अब जैसे बेलूवन किसने दान दिया था? बौद्ध, उनको दिया गया था ना, बौद्ध बिहार के लिए बेलूवन दान किया गया था। आम्रपाली दान किया गया था। तो किसने दान किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम के मस्जिद प्रांगण में लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? जो दिल्ली के मेहरौली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है उसमें एक लौह स्तंभ है जो चंद्रगुप्त की स्मृति में बनाया गया है। विंसेंट स्मिथ की एक बुक थी, कौन सी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ही विंसेंट स्मिथ ने भारत का समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया। तस्य विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? तस्य विश्वविद्यालय पहले भारत में था, लेकिन पाकिस्तान भारत का विभाजन के पश्चात ये क्षेत्र कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय से आपके चाणक्य ने, चरक ने, इन सब ने शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे या गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके कुछ और नाम को उल्लेख क्या बनता है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इनकी एक फेमस ग्रंथ है, कौन सा? अर्थशास्त्र, जो राजनीति विज्ञान पर आधारित है। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया। राजा के सप्तांग सिद्धांत क्या होते हैं? राजा को किस तरह से व्यवस्था चलानी चाहिए। चरक क्या? एक चिकित्सक से।
सुश्रुत, सुश्रुत क्या है, हमारे यहाँ के फर्स्ट शल्य चिकित्सक है। शल्य चिकित्सक जिसे हम सर्जन बोलते हैं, तो पहले कौन है, सुश्रुत है। अब जैसे पहले हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स क्या लेते थे, एक शपथ लेते, उस शपथ को क्या बोलते थे, हिप्पोक्रेटिस शपथ। लेकिन अब हिप्पोक्रेटिस शपथ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, चरक शपथ रखा गया है। इसी के साथ ही बीसी राय अवार्ड, बीसी राय अवार्ड किसको बोलते हैं, विधान चंद्र राय। अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और वीसी राय, विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। विधान चंद्र राय इससे कहीं से सीएम रह चुके हैं, तो कहाँ के रह चुके हैं, पश्चिम बंगाल के सीएम। और अभी हाल ही में आपके जो राष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, लेकिन उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया और अब क्या हो चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया, उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होते हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अपने एग्जाम के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा रट के जाइए, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कैसे पता पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले यूपी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, कुछ टाइम पहले पंचायत चुनाव भी संपन्न हुए, तो इन सब से क्वेश्चन 100% पूछ जाएंगे। बाकी देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिशेन ने। हरिशेन किसका दरबारी कवि था, समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख किया गया, समुद्रगुप्त का। गुप्त सम्राट जिसने स्कंदगुप्त, इसने क्या किया, तो हूरों के आक्रमण को विफल किया था, हूरों को पराजित किया था, किसने, स्कंदगुप्त ने। शक विजेता किसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को हम शकों का विजेता बोलते हैं। इसने क्या किया था, शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। गुप्त काल में शकों और हूरों का आक्रमण बार बार होता रहता है, तो शकों पर विजय किसने प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने सर्वप्रथम रजत सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। विक्रमादित्य क्या थी, इनकी उपाधि, जो बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ज़्यादा फेमस हुआ। देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और हर हाल में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जिन्हें रात को पार्टी करने दो। यहाँ तो रात को एनसीईआरटी चल रही है, वही हाल है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो 100% करिए। ऐसा नहीं कि 50% इधर है 50% उधर, क्योंकि दो नाव में रह के कभी भी नौका पार नहीं होती। इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो 100% उस टाइम मेहनत ही करिए। अगर आप कुछ दूसरा कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसी काम को अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो कि मुझे उस काम को भी करना है, मुझे पढ़ना भी। अगर पढ़ रहे हैं तो 100% तरीके से सिर्फ पढ़िए, तैयार करिए। अब जैसे इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ वीडियो को सुनते चले जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो को सुनिए, पहले एक बार लिखिए, उसके बाद 2 से 3 बार सुनिए, और तब तक सुनिए जब तक सारे पॉइंट आपको याद ना हो जाए। अब जैसे बोलूँ चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आनी चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, किसकी सहायता से की थी, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हरा के, घनानंद को पराजित करके। अब क्यों मौर्य वंश की स्थापना की थी, अपने माँ मौरी के नाम पर की थी। चंद्रगुप्त का विवाह किसके साथ हुआ, सेल्कस निगेटी की पुत्री कॉर्नेलिया या हेलेना के साथ हुआ। इससे क्या हुआ, उन्हें गांधार, कंबोज, ईरान का क्षेत्र दहेज के रूप में मिला। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कस निगेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुई थी। किस पद्धति से हुई थी, संलेखना पद्धति से हुई थी। ऐसा सारे पॉइंट आपको रटे होने चाहिए, तभी एग्जाम में क्वालिफाई हो सकते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता है, गुप्त काल के। कि गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगर रजत सिक्के पूछेगा तो आंसर दूसरा है, अगर तांबे का सिक्का पूछेगा तो आंसर होगा भानुगुप्त। कौन सा राज्य हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त वंश। गुप्त वंश के समय हूणों और शकों का आक्रमण बहुत ज्यादा हुआ था। अजंता की गुफाएं एमपी में कहाँ स्थित है, एमपी के बागहार क्षेत्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का संबंध किससे, बौद्ध धर्म से। लेकिन वहाँ पे सिर्फ बौद्ध धर्म से नहीं है, बहुत सारी गुफाएं आपके हिंदू धर्म से, जैन धर्म से भी जुड़ी हुई हैं। कुछ गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से भी जुड़ी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत बार बच्चे गलत करते हैं। गुप्त वंश कब से कब तक चला, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश चला। बाल विवाह की प्रथा कहाँ आरंभ हुई थी, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, कमेंट सेक्शन में उल्लेख कीजिए। एरड़ अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा
का साच एरण अभिलेख से, एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। मिहिर कुल का संबंध किससे? हूणों से। मिहिर कुल हूणों का ही एक राजा था। हूण क्या थी? एक प्रकार की बर्बर जनजाति थी जिसका प्रमुख कौन था? मिहिर कुल। मिहिर कुल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन? अमर सिंह रहता था, वारेमेर रहता था, आर्यगुप्त रहते थे, कालिदास रहते थे, धनवंतरी रहते थे। ये सब प्रमुख विद्वान थे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त किससे करते? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति से क्या करते थे? उत्तर भारतीय व्यापार करते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे? रूपक। और गोल्ड सिक्का क्या होता था? निष्क। निष्क क्या बोलते थे? गोल्ड का सिक्का। जो सोने का सिक्का होता था उसे निष्क बोलते थे। रूपक क्या होता था? चांदी का सिक्का। गुप्त काल में भी निष्क का उल्लेख है, लेकिन निष्क का वहां पे तात्पर्य क्या होता? गोल्ड, सिर्फ एक टुकड़ा होता था। जो आपका वैदिक काल चल रहा था वहाँ पे भी निष्क का उल्लेख है, लेकिन वहाँ पे एक सिर्फ सोने का टुकड़ा होता था, और जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है? वो स्वर्ण सिक्का बन जाता है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। भुक्ति प्रांतीय स्थिति, पांडुवर्धन जो भुक्ति था उत्तर बंगाल में स्थित एक प्रांत है। प्रथम भारतीय विद्वान जिसने गणित को प्रथम विषय के रूप में स्थापित किया, आर्यभट्ट। किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। तो आज हमने गुप्त काल को कंप्लीट करे। इसके आगे हम क्या करेंगे? गुप्तोत्तर काल को डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेहनत करिएगा, और जितने पॉइंट मैं पढ़ा रही हूँ सारे पॉइंट को रट लीजिए, और जो क्वेश्चन के आंसर मैं बोलती हूँ उन सबको देख लीजिए। इसके साथ ही आपकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, उन सारी क्लासेस को भी देखिए, और बहुत जल्द आपकी इकोनॉमिक्स, साइंस और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सारी क्लासेस को देखते जाइए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।